सबसे पहले हम सीखते हैं एक्सेल का इंट्रोडक्शन कि एक्सेल होता क्या है और कहाँ पे ये हमें मिलता है। तो अगर हम एक्सेल की बात करें तो एक्सेल क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मिलता कहाँ पे है। जैसे हम MS ऑफिस का जो पूरा पैकेज है उसको डाउनलोड करते हैं या फिर कहीं से इंस्टॉल कराते हैं दूसरी दुकान से जाके, वैसे तो ऑनलाइन हो जाता है। ऑनलाइन अगर हम करते हैं तो हमें बहुत सारी एप्लीकेशंस मिलती है। वो पूरा पैकेज आता है ना, उसमें एक्सेल आता है, वर्ड आता है, पावर पॉइंट आता है, वीजियो आता है, प्रोजेक्ट होता है, आउटलुक आता है, MS एक्सेस भी आता है। इस तरह से काफी सारी एप्लीकेशंस हमें मिल जाती है। बट अब बात करो तो इसमें दो तीन एप्लीकेशन ऐसी है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसके लिए स्पेशली MS ऑफिस डाउनलोड किया जाता है। सबसे बड़ी और सबसे जो बोल सकते हो तगड़ी एप्लीकेशन है वो है एक्सेल। एक्सेल एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसपे हम क्या क्या कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ MS ऑफिस used to extract data, data visualization, data analysis, data formatting, data cleaning and data extracting। पावर बीआई नहीं आता इसमें नहीं, वो अलग से होता है। MS ऑफिस के पैकेज में वो नहीं आता है। पावर BI, SQL वो अलग होते हैं। एक्सेस इसमें मिल जाता है, MS एक्सेस मिल जाता है, वो नहीं मिलता। अच्छा, तो ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे हम डेटा को विजुलाइज करा सकते हैं, डेटा को हम एनालाइज कर सकते हैं, डेटा का हम क्लीनिंग कर सकते हैं, डेटा की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मतलब सारी चीजें ऑलमोस्ट हम इसमें कर सकते हैं। एक लिमिट तक हम इसके अंदर डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, बट एक लिमिट के साथ। क्योंकि डेटा को स्टोर करने की अगर बात आती है तो डेटा स्टोर करने के लिए अलग एप्लीकेशन बनी हुई है, जैसे SQL सर्वर हो गया या MS एक्सेस हो गया। वो स्पेशली डिजाइन किए गए हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। यहाँ पे हम एक लिमिट के साथ हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। हम इससे डेटा विजुलाइज भी करा सकते हैं, यानी कि चार्ट ग्राफ डैशबोर्ड इसमें भी बन जाता है। बट वो बात अलग है कि एक लिमिट के साथ, क्योंकि विजुलाइजेशन के लिए भी अलग से टूल मार्केट में आते हैं। जैसे पावर BI हो गया, टैबली हो गया, क्लिक सेंस हो गया आपका, एक इसका आता है गूगल का, कौन सा आता है, एक आता है गूगल का भी। मतलब काफी सारे टूल्स है मार्केट में जो कि डेटा को विजुलाइज करा सकते हैं। बट इससे हम सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग क्या होता है, अगर हमें लग रहा है कि हमारे डेटा में कुछ ऐसा डेटा है जो कि हमें नहीं चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, या फिर वो हमें आगे चल के परेशान करेगा, तो हम उसको क्लीन कर देते हैं डेटा को, ताकि हम जब रिपोर्ट बनाए तो हमारा डेटा मतलब बेकार ना हो, सही डेटा हो हमारे पास। तो उसको भी हम क्लीनिंग भी कर सकते हैं, डेटा की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के बात यह है कि सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। वो बात अलग है कि हम बेसिक लेवल, मतलब बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे नहीं कर पाते हैं, बट हो जाती इसमें सारी चीजें हैं। अगर हम एक्सेल की बात करें तो एक्सेल मार्केट में जब आया था वो साल थी 1989, और उस टाइम पे ये हुआ करता था CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तुम्हारे साथ एक दोस्त आए थे, वो नहीं आए? नहीं, उसको नहीं सीखना था। अच्छा, वो वैसे भी वो उसका HR उसका है, वो पेरोल का बंदा है। अच्छा, बट पेरोल में तो जरूरत होती है नहीं अक्सर। आता है, इतना इतना आता है। अच्छा, उतना आता है। आता मुझे भी एक है इतना। बट उसको आगे इस इंडस्ट्री में जाना ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर इसको अपडेट किया गया 1992 में, और तब ये बना GUI।
ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया ये। पहले क्या था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, मतलब कि इसमें हम कैरेक्टर्स लिख सकते थे, फंक्शन फॉर्मूले डाल सकते थे, कैलकुलेशन कर सकते थे, बट ग्राफिक यूज नहीं होते थे उस टाइम पे इसमें। तो 1992 में इसको अपडेट किया गया और इसके अंदर ग्राफिक ऐड किए गए, जो कि हम आज के टाइम में यूज करते हैं। जैसे हम बटन्स बनाते हैं, पाइवट टेबल बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं इसमें हम, है ना। बहुत सारी चीजें, एरो वगैरह बना देते हैं, शेप बना देते हैं। तो इसके बाद ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस कहलाया। फिर 1997 में लोगों को समझ में आ गया कि हाँ जी, ये एक एप्लीकेशन है जो कि हमारा बहुत ज्यादा टाइम सेव कर सकती है, घंटों के काम को जो कि मिनटों में कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद 2003 में इसको अपडेट किया गया। 2003 के बाद से फिर इसको बहुत जल्दी जल्दी अपडेट किया गया। 2005 में 2007 वाला वर्जन आया, फिर 2010 में आया, फिर इसका आया 2014 वाला था, 2014 वर्जन था। फिर 2016 में आया, उसके बाद इन्होंने ऑफिस 365 निकाला। फिर मिस्ट्री है। हाँ, फिर 2019 आया और 2021 भी आया, 2021 भी आया है। अब इस साल में पता नहीं अपडेट आया है नहीं, बट हर 2 साल में ये ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशन को अपडेट करता रहता है माइक्रोसॉफ्ट। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट नंबर 1 पे बना हुआ भी है, क्योंकि अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर बहुत है, उड़ा देंगे। गूगल जैसी कंपनी बैठी हुई है, एप्पल जैसी कंपनी है, बट आज तक कोई भी एक्सेल को बीट नहीं कर पाया है। वो इसलिए क्योंकि हर 2 साल में ये अपने कोई भी एप्लीकेशन है उसको अपडेट करती है, 2 से 3 साल में मैक्सिमम ये अपडेट करेगी करेगी। तो हम जो सीखेंगे, हम सीखेंगे 2021 पे। अगर आपके सिस्टम में इससे पहले वाला है तो आप सिस्टम यहाँ पे ले आना, मैं आपका इंस्टॉल कर दूंगा, या फिर मैं आपको वीडियो दे दूंगा, उससे देख देख के आप इंस्टॉल कर लेना 2021 वाला। अब तो एक्स लुकअप वगैरह भी आ गए ना। हाँ, वो सब इसी में है, किसमें? 2021 में। अच्छा। हाँ, एक होता है ऑफिस 365, ये ऑनलाइन चलता है, हाँ। और ये पेड भी है, आपको पे करना पड़ता है इसके लिए हर मंथ, शायद $8-10 है जो आपको पे करने पड़ते हैं। तो जब हमारे सिस्टम में एक्सेल आ जाता है और हम उसको ओपन करते हैं, तो जो ये आपको इंटरफेस दिख रहा है ना, सेम वैसे ही एक इंटरफेस आपको खुल खुल के आता है आपके सामने, जो कि एक्सेल को रिप्रेजेंट करता है इसी तरह का। अब इसमें ये क्या क्या होता है ये हमें जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इनको नहीं जानेंगे तो पता चल रहा है कि हम आगे बढ़ गए और बेसिक हमारा नहीं आया है। तो सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा ऐसे, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू। इनको हम बोलते हैं टैब। क्या बोलते हैं इनको? इनको हम बोलते हैं डेटा टैब। डेटा टैब नहीं, ओनली टैब, टैब। अब ये जो टैब है ये डायनेमिक है, मतलब कस्टमाइजेबल है, इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे तो आपके सिस्टम में ना डेवलपर टैब नहीं आती होगी, तो आप क्या करोगे, व्यू पे जाके राइट क्लिक और यहाँ पे चले जाओगे कस्टमाइज द रिबन। यहाँ से ना डेवलपर टैब अनचेक हो रखी होगी, ऐसे आप क्या करोगे, उसको चेक करोगे और ओके करोगे, तो डेवलपर टैब आपकी यहाँ पे दिखने लगेगी। जितने वहां पे क्लिक रहेंगे वो सब यहाँ पे दिखेंगे, जिसको आपने अनचेक कर दिया वो यहाँ पे दिखना बंद हो जाएगा। ये डेवलपर टैब की हमें जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हमें ये रखनी है। अब ये जितनी भी टैब है इनके अंदर ऑप्शन भी है, ऐसे इनके अंदर ऑप्शन है। अब ये ऑप्शन जो होते हैं ये हमारे काम करने के लिए होते हैं, बट हम क्या करते हैं, इनको हाइड करके रखते हैं, ऐसे ये हाइड हो जाता है। किससे? कंट्रोल+F1, कंट्रोल के साथ आप F1 प्रेस करोगे ना तो ये हाइड हो जाएगा।
कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करके रखोगे तो हाइट, और कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करके रखोगे तो अनहाइड। टू शो और हाइड टैब्स ऑप्शन, शो और हाइड टैब्स ऑप्शन, याद रहेगा ये, आप लोग भी कर देना। अच्छा, इनका बेनिफिट क्या होता है इसको हाइड करने का? क्योंकि देखो, एक चीज तो आप समझ लो कि एक्सेल में जो आपको महारत हासिल हो सकती है, या एक्सेल में आप अपने आप को चैंपियन कब बोल सकते हो, जब आपका शॉर्टकट की पे कमांड बहुत अच्छी खासी है। अगर आपको शॉर्टकट की नहीं आती है तो आप नहीं बोल पाओगे कि हाँ जी मुझे एक्सेल आता है, क्योंकि देखो एक्सेल आने का मतलब है कि आप एक्सेल पे बहुत फास्ट काम कर पा रहे हो, है ना। एक्सेल आप बोलोगे कि मुझे एक्सेल, मैंने एक्सेल सीखा है या मुझे एक्सेल आता है, तो वो आपसे क्या उम्मीद करेंगे? वो यही उम्मीद करेंगे कि ये बहुत जल्दी जल्दी रिपोर्ट बना देता होगा। और जल्दी रिपोर्ट बनाने का जो सीक्रेट है वो है शॉर्टकट की। शॉर्टकट की पे कमांड हासिल कर लो आपका। आप शॉर्टकट की पे कमांड कैसे हासिल होती है? ये जो माउस दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, कर्सर बोलते हैं जिसको, माउस, ये वाला पार्ट माउस, इसको जितना कम से कम यूज करोगे उतना आपकी कमांड तेज हो जाएगी। जितना माउस यूज करोगे उतनी स्पीड कम होगी, जितना माउस कम यूज करोगे उतनी स्पीड ज्यादा होगी। अब जैसे यहाँ पे हमें बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर लगाने के लिए हम क्या करेंगे? सेलेक्ट किया, होम में जाएंगे, यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, और ये बॉर्डर। हमें इतनी जगह में बॉर्डर लगाने के लिए इतने स्टेप्स चलने पड़े। और अगर हमें शॉर्टकट की के थ्रू लगाना हो तो हम क्या करेंगे? लग गया, हटाना है तो हट गया, लग गया, समझ रहे हो? स्पीड इससे आएगी। शॉर्टकट की हम कल से सीखेंगे, आज बस हम ओवरव्यू ले रहे हैं। तो जितना माउस कम यूज करोगे उतना स्पीड ज्यादा अच्छी आएगी। शॉर्टकट की मैं आपको बता दूंगा, सारी शॉर्टकट की जितनी भी है, जितने भी हम इनसे, जैसे इसमें जाके हम जो भी काम कर सकते हैं, इसमें जाके जो भी काम कर सकते हैं, क्योंकि अब हम बेसिक लेवल का तो सीख नहीं रहे हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि होम में जाओगे तो ये पेस्ट है, ये कट है, ये कॉपी है, ये तो हम सीख नहीं रहे हैं बेसिक लेवल का। हमें चाहिए एडवांस लेवल की चीजें। तो हम ऐसे ना सीख के इन सब चीजों को करेंगे, ये सारी चीजें ही, बट शॉर्टकट की के थ्रू। टैब के अंदर शॉर्टकट की से कैसे जाना है, कैसे हम उसको बॉर्डर लगाना है, कैसे हमने उसको मर्ज करना है, वो सारी चीजें हम सीखेंगे शॉर्टकट की के थ्रू। अच्छा, उसके बाद एक ये आता है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ये होता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स ये किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है टू शो द एड्रेस ऑफ अ सेल। सेल का एड्रेस दिखाते हैं। जैसे लिखा है ना H28, तो H क्या है? कॉलम, 28 रो, H कॉलम की 28वीं रो में। ये ऐसे लिख देते हैं इसको। ये नेम बॉक्स हो गया। अच्छा, उसके बाद आपको एक और चीज दिखाई देगी यहाँ पे, ये क्या है? इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। ऐसे फॉर्मूला बार, ये क्या होता है? टू शो द कंटेंट ऑफ अ सेल। सेल के अंदर लिखा हुआ क्या है वो आप यहाँ पे देखोगे। देखो यहाँ पे एड्रेस दिखा रहा है ना, I29, I29, और उसके अंदर क्या डाला हुआ है वो आप फॉर्मूला बार में जाके देखते हो। ये जो आपको ABCD लिखी दिख रही है ऊपर,
ये कॉलम है, कॉलम जो कि ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, वर्टिकल, वर्टिकल है ना, सीधी खड़ी है, वर्टिकल। इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। ये होता है सीक्वेंस ऑफ वर्टिकल सेल्स। वर्टिकल सेल्स का सीक्वेंस कॉलम कहलाता है। रो, ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं इधर, हाँ, इसको हम बोलते हैं रो। ये क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल सेल्स। हॉरिजॉन्टल सेल्स का सीक्वेंस ये ऐसे, जो लेफ्ट टू राइट जा रही है, ऐसे है। अच्छा, सेल क्या होता है? सेल होता है इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो। रो और कॉलम का जहां भी टकराव हो जाएगा वो सेल बन जाएगी। जैसे ये जो बॉक्स बॉक्स दिख रहे हैं, ये सारे सेल हैं। क्यों? देखो यहाँ पे K33, के मतलब कॉलम और 33 मतलब रो। तो जहां भी ये दोनों आपस में टकराए वो एक सेल बन गई। एक इसमें आती है रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज होता है कलेक्शन ऑफ सेल्स, सेल्स का कलेक्शन। जैसे ये हमने एक से ज्यादा सेल को इकट्ठा कर दिया, कलेक्ट कर दिया, तो वो क्या बन गया? रेंज। रेंज बोलते हैं इसको। एक होता है वर्कशीट। वर्कशीट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रेंज। रेंज का कलेक्शन वर्कशीट। ये दिख रहा है नीचे सीट 1 लिखा हुआ है, जिसको नॉर्मल भाषा में सीट बोल देते हैं। एक्सेल की लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं? जो फॉर्मल लैंग्वेज है वो वर्कशीट है। एक होता है वर्कबुक। वर्कबुक क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। वर्कशीट का कलेक्शन, ये वर्कबुक, जिसको हम नॉर्मल भाषा में क्या बोल देते हैं? फाइल, कि एक्सेल की फाइल है, वो वर्कबुक है। यहां तक समझ आ गया? ठीक है, ये इसकी हायरार्की होगी। कॉलम और रो से मिलके क्या बनेगा? सेल। सेल से मिलके क्या बनेगा? रेंज। और रेंज से मिलके क्या बनेगा? वर्कशीट। वर्कशीट से मिलके बनेगा वर्कबुक। और वर्कबुक से मिलके बनेगी क्या? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या? एक्सेल कलेक्शन ऑफ वर्कबुक्स। अच्छा, अब ये जो चीजें हैं, इनके भी काफी सारे फॉर्मेट वगैरह होते हैं। तो हम एक बार पढ़ लेते हैं कि ये क्या क्या होता है। जैसे हम बात करें अगर टाइप्स ऑफ रेंज की, तो दो तरह की रेंज हमारे पास होती है। एक होती है नॉर्मल रेंज, जैसे कि हमने यहाँ से और यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर दिया। ये क्या है? नॉर्मल रेंज। हमने इसको सिलेक्ट किया। सेकंड होता है नेमिंग रेंज। नेमिंग रेंज। नेमिंग रेंज क्या है? जैसे यहाँ पे कुछ डेटा डाला हुआ है, ये हमारे पास डेटा है कुछ। अब एक तो हो गया कि हमने इसको ऐसे ही सेलेक्ट करा दिया, नॉर्मल रेंज बन गई। एक होता है कि हमने इसको नाम दे दिया। क्यों? ताकि हमें इसको सेलेक्ट कराने ना आना पड़े। समझ रहे हो?
आप कोई ऐसी चीज देखो जिसका आपको नाम नहीं पता है, समझ रहे हो, और फिर आके आप मुझे बताओ सर हमने तो आज एक बड़ी गजब की चीज देखी, उसमें 4 टायर थे, वो चल रही थी उसके ऊपर, हाँ, वो कवर थी, अंदर सीटें लगी हुई थी, लोग बैठे थे, म्यूजिक बज रहा था, लाइटें जल रही थी। मैं बोलूंगा कार, बोलोगे हाँ कार, या फिर आप आके बोलो मुझे सर हमने आज एक कार देखी, तो आपका काम सारा खत्म हो गया। जैसे आपके ऑफिस में कोई नया लड़का आया, आपको उससे बार बार काम पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे, उसका नाम पता कर लोगे ना कि क्या नाम है। अगर आपको उसका नाम नहीं पता है और 4 लड़कों में वो खड़ा है, तो आपको बुलाने में कितनी दिक्कत होगी, दिक्कत होगी या नहीं। आप बोलोगे हेलो भाई दोस्त, रेड टी शर्ट येलो, फिर सारे देखेंगे। बट अगर आपको पता है कि उसका नाम अमन है, आप बोलोगे हेलो अमन, तो वही आएगा। तो वही चीज है, अगर हमें इसको बार बार यूज करना पड़ रहा है तो हम इसको नाम दे देंगे। नाम कैसे देते हैं, नाम देने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये हम आगे चल के जब नेमिंग रेंज की क्लास आएगी तब सीखेंगे, बट ओवरव्यू हम ले रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, नाम बनाने के लिए उस रेंज को सिलेक्ट करते हैं जिसको नाम देना है, और यहाँ पे आता है ना नेम बॉक्स, यहाँ पे जाके हमने इसको नाम दे दिया जैसे डेटा, या हमने इसको नाम दे दिया माई रेंज, और एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करना जरूरी है, नाम लिख के एंटर प्रेस। अब इसका नाम बन गया माई रेंज। देखो जैसे हमने लिखा ना माई रेंज, वो सिलेक्ट हो गई। इसका क्या फायदा हुआ, ये आ गई, जैसे हमने माई रेंज लिखा, ये आ गई। अब इसका बेनिफिट ये है हमें कि अगर हमें इसका सम करना होगा तो हम क्या करेंगे, सम, या तो हम नॉर्मली ऐसे जाके सेलेक्ट करेंगे, या तो माई रेंज लिख देंगे, सम माई रेंज। इवन हम किसी दूसरी सीट पे भी चले जाएंगे, यहाँ तो हमने लिखा सम माई रेंज, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे इसका, अगर आपको देखना है उस रेंज के अंदर क्या है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे माई, आ गया वही डेटा। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि हमें उस रेंज को सेलेक्ट नहीं कराना पड़ता। अच्छा, अब अगर हम बात करें, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं इसमें, अगर हम बात करें टाइप्स एक्सेल ऑफ, का ही ओवरव्यू होगा आज। हाँ ओनली एक्सेल का, जैसे जैसे एप्लीकेशन आती रहेंगी वैसे ही उसका ओवरव्यू होगा, क्योंकि अगर मैं आज पावर बीआई का दे देता हूँ तो पावर बीआई जब तक स्टार्ट होगा तब तक आप भूल जाओगे उसको। नहीं जैसे ऐसा होता है मतलब इंटरफेस वगैरह। वो तो मैं सब बता दूँ। देखो टाइप्स ऑफ वर्कशीट की बात करते हैं, तो वर्कशीट हमारी होती है 3 तरह की। एक होती है नॉर्मल शीट, जो हम जिस पे हम काम कर रहे हैं। दूसरी होती है चार्ट शीट, जो हम चार्ट ग्राफ के लिए यूज करते हैं। तीसरी होती है मैक्रो शीट, जो कि हम मैक्रो बनाने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, इसको ऐड करने के लिए हम प्रेस करते हैं शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करोगे तो वो चल जाएगी। मैक्रो के लिए ओनली F11, नॉर्मल F11 प्रेस कर दोगे डेटा के ऊपर जाके वो उसका चार्ट ग्राफ बना के आपको दिखा देगी। और इसके लिए होता है कंट्रोल प्लस F11। और डिलीट करने के लिए हम प्रेस करते हैं OLT EL, OLT EL। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना कि कंट्रोल और शिफ्ट जो होते हैं, कंट्रोल और शिफ्ट वो हमेशा प्रेस करके होल्ड करने होते हैं, और ओल्ट एक बार प्रेस करके छोड़ देना होता है नॉर्मल की तरह। कंट्रोल और शिफ्ट चाहे वो एक साथ प्रेस हो
चाहे वो अलग अलग प्रेस हो, प्रेस करके होल्ड करना पड़ता है, और होल्ड नॉर्मल एक बार में ही हो जाता है। जब कंट्रोलर शिफ्ट का यूज कब आता है? अभी मैं आगे चल के बता दूंगा, अभी आगे जा रहे हैं हम, कल पढ़ेंगे कंट्रोलर शिफ्ट का यूज। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी से है, बहुत सारा यूज है, इसलिए कल मैं डीप में जाके बताऊंगा। अच्छा देखो, इसको हम नाम दे देते हैं समरी सीट। नॉर्मल सीट ऐड करके देखते हैं, शिफ्ट प्लस F11 आ गया। अब जो नॉर्मल सीटें हैं, नॉर्मल जो डेट सीट है, उसमें हम जब नंबर डालेंगे तो वो हमेशा राइट की तरफ अलाइन होगा, सेल के राइट कॉर्नर में अलाइन होगा वो। और जब हम इसमें टेक्स्ट डालेंगे तो वो लेफ्ट की तरफ अलाइन होगा। कोई भी फंक्शन फॉर्मूला, कोई किसी भी तरह का समराइजेशन हम इसमें कर सकते हैं, किसी भी तरह का समराइजेशन हम इसमें कर सकते हैं, कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी किसी भी तरह की एनालाइज हम इसमें कर सकते हैं। इसमें हम चार्ट ग्राफ भी बना सकते हैं, हम इसमें मैक्रो भी बना सकते हैं, इसलिए हम सबसे ज्यादा इसी को यूज करते हैं, क्योंकि ये ऑलराउंडर है, इस पे हम किसी भी तरह से खेल सकते हैं। ये हो गई नॉर्मल सीट बोलते हैं इसको। चार्ट सीट, देखो चार्ट वाली सीट कैसे काम करती है। जैसे एजेंट है हमारे पास, तो यहाँ पे स्कोर है, यहाँ पे मान लो उसका हो गया टारगेट। एजेंट में हमने कुछ नाम लिख दिए, यहाँ पे उनका स्कोर बना देते हैं, जैसे 100 से और 200 के बीच का कुछ भी बना दिया ऐसे। हमारे पास डेटा है, एजेंट, उनका स्कोर और उनका टारगेट। अब इस पे क्लिक करके F11 प्रेस करना है, बस बन गया। Alt+E+L डिलीट हो जाएगा, क्या किया हमने, F11। कुछ नहीं करना, सिर्फ उस पे रखना है और ये करना है। उसके बाद तो आप चाहे यहाँ से जो चाहे इसको जिस तरह से चाहे उस तरह से डिजाइन दे सकते हो। चार्ट ग्राफ हम आगे चल के सीखेंगे, बट फिलहाल ये समझ लो कि ये जो सीट है वो स्पेशली चार्ट के लिए है, आप इस पे कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर पाओगे। एक आती है मैक्रो की सीट। देखो मैक्रो समझते हैं, मैक्रो क्या होता है। मैक्रो ऐसे काम में आता है, जैसे ना कई बार हमें ऐसे टास्क मिल जाते हैं ऑफिस में जो कि हमें डेली बेसिस पे करने होते हैं। मान लो आप ऑफिस पहुंचते हो, आपका काम है एसक्यूएल सर्वर से या कहीं से भी सिस्टम से, जो भी है सॉफ्टवेयर है, उससे डेटा फैच करना है एक्सेल के अंदर, और फिर उस डेटा की रिपोर्ट तैयार करके अपने सीनियर को देना है, या फिर शाम को जाते टाइम आपको प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट बनानी है डेली बेसिस पे। अब उस रिपोर्ट को बनाने में आप डेली 1 घंटा खर्च कर रहे हो, डेली 1 घंटा आप उसमें लगाते हो, और काम सेम है, मतलब एक ही काम को आप डेली 1-1 घंटा लगा के कर रहे हो। तो मैक्रो हमें ये सुविधा दे देता है कि जो आप स्टेप्स चल रहे हो उस रिपोर्ट को बनाने में, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से डिलीट किया, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया, यहाँ से हाइड किया, यहाँ पे अनहाइड किया, वो सारे जो स्टेप्स आप चल रहे हो उनको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। रिकॉर्ड कर लिए, और रिकॉर्ड करने के बाद आप उनको रन करा सकते हो। जैसे ही आप उनको रन कराओगे तो वो जो स्टेप्स है वो सारे आपके
दोबारा से रन हो जाएंगे। देखो, इसके लिए हम कंट्रोल के साथ F11 प्रेस करते हैं। ये दिखने में लगती नॉर्मल शीट की तरह है, बट इसका इसकी पहचान हमें यहाँ से हो जाती है। जब हम इसमें नंबर डाल रहे हैं तो कहाँ पे जा रहा है ये, लेफ्ट में, जबकि कहाँ पे जाना चाहिए था, राइट में। और इस पर कोई फंक्शन फॉर्मूला भी हमारा काम नहीं करता है। मैक्रो शीट, मैक्रो का काम वहां पे होता है जब हमें डेटा को ऑटोमेट करना होता है। अगर हम नॉर्मल काम करना चाहते हैं तो नॉर्मल काम तो हमारा ऐसे ही हो जाएगा। मैक्रो वीबीए की कोडिंग के थ्रू होता है। वीबीए की कोडिंग के थ्रू हम मैक्रो बनाते हैं। अब जब हम वीबीए की कोडिंग सीखते हैं तो वो बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक टास्क दूं कि 50 फोल्डर है, 50 फोल्डर के अंदर 50-50 सीटें हैं, वर्कबुक है, सॉरी, 50 फोल्डर है, 50 फोल्डर के अंदर हर एक फोल्डर के अंदर 50 वर्कबुक है, और हर एक वर्कबुक के अंदर 50 सीटें हैं। उन सब पे डेटा डला हुआ है। वो डेटा मुझे एक सीट पे चाहिए। मान लो कि 10 लाख डेटा है उसमें, पूरा डेटा 10 लाख है। वो हर एक फोल्डर को खोलोगे, उसके अंदर फाइल खोलोगे, उसकी वर्कबुक से, वर्कशीट से डेटा कॉपी करके यहाँ पे चाहिए। कितना टाइम लगाओगे? बहुत टाइम लगेगा, प्लस गलती होने के चांस है। हो सकता है किसी सीट को आप 2 बार कर दो तो पता चला कोई, हाँ, कोई हो सकता है कि वो एक बार भी नहीं हुई, है ना। उस काम को आप वीबीए के थ्रू हार्डली 1 से 2 मिनट में कर सकते हो। वो भी आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ बटन प्रेस कर देना है और बैठ जाना है। वो आपके फोल्डर को ओपन करेगा, फोल्डर के अंदर वर्कबुक को ओपन करेगा, वर्कबुक के अंदर वर्कशीट को ओपन करेगा, हर एक वर्कशीट से डेटा कॉपी करेगा, इधर पेस्ट करेगा, दूसरी वर्कशीट से डेटा कॉपी करेगा, इधर पेस्ट करेगा, अपने आप बैठ के देख रहे हो सिर्फ। समझ रहे हो? वो चीज हम वीवी मैक्रो के थ्रू करते हैं। इसको बोलते हैं ऑटोमेट करना, डेटा को ऑटोमेट करना। समझ आ गया? ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, बहुत। उससे हम मान लो ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो। आपकी मेल, अगर आपको 2 टास्क एक साथ दे दिया जाए कि आपको क्लाइंट मीटिंग में भी जाना है, दूसरे क्लाइंट के साथ मीटिंग में भी जाना है, और पहले क्लाइंट को मेल भी भेजनी है, उसकी प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट आएगी 5 बजे, और 5 बजे ही आपको वहां जाना है क्लाइंट के साथ मीटिंग में, तो आप क्या करोगे? दोनों में से एक ही काम कर पाओगे ना, या फिर किसी को बोल के जाओगे कि वो आएगा? तो आप अपने सिस्टम में ऐसा कोड लगा के चले जाओगे कि करेक्ट 5 बजे आपका सिस्टम ओपन होगा, मेल ओपन होगी, जिस बंदे के ईमेल आईडी आपने डाली हुई है टू में, वो टू में डल जाएगी, जिसकी आपने इसमें डाली हुई है सीसी में, वो सीसी में, बीसीसी में जिसकी डाली हुई है बीसीसी में डल जाएगी। एक मेल जो आपने ड्राफ्ट किया हुआ पूरी ड्राफ्ट बन जाएगी, प्लस जो आपकी प्रोडक्टिविटी फाइल, जो आपने बोला है कि ये वाली प्रोडक्टिविटी फाइल को उठा के पेस्ट अपने में अटैच कर लेगा, और वो मेल चली भी जाएगी। नहीं, कुछ बड़ा नहीं है, दिखने में बड़े लगते हैं बट होते नॉर्मल है। एक बार सीख गए तुम तो फिर नहीं है। बट हम उस तरफ नहीं जाएंगे, डेटा एनालिस्ट में हम वीबीए की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि वीबीए डेवलपर का एक अलग रोल होता है, और अब उसकी डिमांड कम भी होती जा रही है मार्केट में। सही बात ये भी है। तो वीबीए का देखो, मैं एक छोटा सा नमूना मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकंड, मेरे पास अगर डेटा कोई क्लास पड़ी होगी तो ये है वीबीए। इसमें क्या होगा, हमने ग्रुप प्रोजेक्ट में ये आ रहा है, मूव फाइल फ्रॉम मल्टीपल फोल्डर्स। देखो, हमारे पास एक फोल्डर है, ये वाला फोल्डर है, ये नहीं, ये है। ठीक है, अब इसके अंदर ये फोल्डर है, और ये नीचे फाइल है। अब ये फाइलें हमें डिलीट करनी है।
तो इसको हम एक सेकंड इसका ये देखो आ रहा है ना, डिलीट मूव मल्टीपल, डिलीट मल्टीपल फोल्डर, मूव। अच्छा, यार ना, डिलीट मल्टी फोल्डर। अगर ये सारे फोल्डर जो हमने अभी देखे थे, ये वाले सारे फोल्डर डिलीट करने हैं, कि फोल्डर तो डिलीट हो जाए बट इसके अंदर जो फाइल है वो डिलीट ना हो। तो देखो, डिलीट मल्टीपल फोल्डर क्लिक किया और हमने इसको पाथ दे दिया। ये हमारा VBA की क्लास में है 16वें दिन में, यही है ना, डेटा 3, और ओके कर दिया, फोल्डर डिलीटेड। अब आप इसको यहाँ पे जाके देखोगे तो सारे फोल्डर डिलीट हो चुके हैं। अब हम चाहते हैं जितनी भी फाइल है उन फाइलों के नाम के फोल्डर भी बन जाए, जैसे अमेट है, अमरोहा है, आनंद है, अशोकनगर है, बबीना है, इन सब के नाम के फोल्डर क्रिएट हो जाए। तो देखो कैसे करेंगे। आ रहा ना, क्रिएट मल्टीपल फोल्डर, बटन पे क्लिक किया, फाइल का फोल्डर का पाथ दिया, ओके किया, डन। अब आप इसमें जाके देखोगे तो ये अमेट, अमरोहा, आनंद, अशोकनगर, बबीना। अब हम चाहते हैं ये जो फाइलें डली हुई है, ये जो फाइलें हैं, ये अपने अपने फोल्डर में भी चली जाए। जैसे ये अमेट है ना, ये कहाँ चली जाए, अमेट वाले फोल्डर में। अमरोहा वाली अमरोहा वाला, अभी कुछ नहीं है इनके अंदर, नहीं है ना, क्योंकि अभी हमने बनाया है। क्या रहा ये, मूव मल्टीपल फाइल्स इनटू फोल्डर। ओके, देखो अभी फाइल समझ आ रहा है, ये नीचे नहीं है अभी एक भी फाइल। और अगर बाहर निकालनी है तो लास्ट वाला ये, देख रहे हो ऑटोमेशन किस चीज को बोलते हैं हम, फाइलें बाहर आ गई। समझ आ रहा है। और देखते हैं इसमें कुछ और प्रोजेक्ट मिल गए तो। देखो हम जान ही रहे हैं इस तरफ, बट हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। मतलब ये भी नहीं सीखा ना। नहीं, भी हमें नहीं सीखना है। अगर सीखना चाहते हो तो सीख लेना, बट रिकमेंड नहीं किया जाता है डेटा वालों को, डेटा एनालिस्ट वालों को। VBA नहीं, देखो और भी है ना इसमें, कंपाइल डेटा, ये आ रहा है मल्टीपल फोल्डर, मल्टीपल फाइल प्लस मल्टीपल सीटें, जो हम अभी बात कर रहा था ना मैं, वो। जैसे कि हमारे पास मल्टीपल फोल्डर है, अब हर एक फोल्डर के अंदर इतनी फाइलें हैं, और हर एक फाइल के अंदर मल्टीपल सीट है जिनमें डेटा डला हुआ है। ये सारा डेटा हमें कहाँ चाहिए, यहाँ। सेलेक्ट किया, कौन सा है वो, मल्टीपल फोल्डर, और ओके कर दिया। देख रहे हो नीचे, देखो ये खोल रहा है ना नीचे, वर्कबुक को खोल रहा है, उससे डेटा कॉपी करके इधर पेस्ट कर रहा है और उसको बंद कर दे रहा है। गलती होने के चांस जीरो। तुमसे बीबी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, एसक्यूएल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बिल्कुल, आजकल तो नॉर्मल है, आजकल को तो सिर्फ बना रखा है, बट आजकल कुछ भी नहीं है। आजकल सबसे आसान है, एक्सेल से भी। अच्छा, बस ये है कि नया इंटरफेस होता है तो बच्चों को थोड़ा सा अजीब सा लगता है ये क्या है, बट डिमांड तो एसक्यूएल की ज्यादा है ना। आजकल तो और भी है ना, जैसे IT वाईटी में भी है, जहाँ भी डेटा का काम है वहाँ एसक्यूएल का काम है। हम्म। आजकल तो
मेरे को बस ये पूछना है अपने मतलब रेज्यूमे में कैसे ऐड करना है सारा काम, मतलब कि तुम्हारे तो आसान है, तुम्हें क्या सोचना है, तुम तो MIS प्रोफाइल में हो ही नहीं ना। वो मैं इसको फाइनल, बट मेरी जो मैं एचआर फील्ड में हूँ, एचआर ऑपरेशन का है काम। MIS लिखाता है ना, हाँ बस तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो बस आप, अब आपको आना चाहिए, हाँ, आना अब आपको चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए, कम से कम 2 घंटे आपको प्रैक्टिस डेली करनी फिर पड़ेगी, मैं कर लूँगा। तब आप, इनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि ये कोडिंग में है, कोडिंग में हो ना आप तो, हाँ अभी ये कोडिंग प्रोफाइल में है। अभी क्या पैकेज है आपका? मेरा अभी है 5.5। 5.5 है ना, तो इससे तो बहुत आराम से मिल जाएगा। मुझे उसी चीज का डर है कि मैं अपने उसमें कैसे दिखाऊंगा, मतलब क्योंकि मेरा नाम मतलब आता है बट कोई उतने के चीज आसपास है। तो उसको मिला था जो लड़का यहाँ पे नहीं बैठा था अभी ना, उतना तो उसी मिल गया था फ्रेशर को। वही तो फ्रेशर को और मिल यही गया, वही तो मैं कह रहा हूँ फ्रेशर को मिलता है। अब एक्सपीरियंस वाले में थोड़ा। और इससे पहले एक अभिषेक नाम का लड़का है, वो आगरा में है अभी, उसका यहाँ पे हुआ है जनपैक्ट में। अच्छा। वही उसका फ्रेशर है। नहीं, उसका एक्सपीरियंस है, उसका 8.5 पे हुआ है। अच्छा। और मतलब भी किसी और एसक्यूएल भी फील्ड दे में देते तो हैं। एक्सपीरियंस नहीं है? नहीं, इसी में था, मतलब अब फिर थोड़ा कोई बहुत नहीं था, रहना। वो सब मैं कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। देखो आ गया, नहीं कितना रिकॉर्ड आ गया, 1,80,000 के आसपास। देख रहे हो, हम बैठ के बात कर रहे हैं और वो हमारा काम कर रहा है। ऑटोमेशन इसी को तो बोलते हैं, जब हमारा सिस्टम हमारा काम करे। मैनुअल काम क्या हो गया, जब हम कर रहे हैं मजदूरी। और ऑटोमेशन क्या हो गया, जब हमारा सिस्टम काम कर रहा है, AI, इसी को तो बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिस्टम ही तो काम कर रहे हैं। तो ये होता है VBA। हमें इस तरफ जाना नहीं है, मैंने तो आपको दिखाई दिया है, इसका कोड वोड दिखाऊंगा तो आप सोचोगे ये क्या भला है, इसलिए उस तरफ जाते ही नहीं। तो ये हमारा हो गया एक्सेल का इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है